अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जो कि काफ़ी टाइम के बाद आए, लेकिन अच्छे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि आज शायद होली तो नहीं, होली तो 24th को है, लेकिन कलर खेल के आए हैं। और यकीनन मैं भी बड़ा इंतज़ार कर रही थी कि इस साल भी इंडियन एम्बेसी में जो है वो होली का फेस्टिवल होगा तो जाएंगे, जैसे हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे और काफ़ी वहाँ पे कलर वगैरह खेला था। लेकिन इस बार शायद हो सकता है रमज़ान की वजह से उन लोगों ने फेस्टिवल नहीं रखा है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है खाना वाना भी होता है तो वो कैसे होगा। लेकिन फिर भी मैं रात को ज़रूर मैसेज करूंगी और अपने इंडियन एम्बेसी के जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछूंगी कि भाई क्या चल रहा है, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, और एडवांस में हैप्पी होली टू यू। थैंक यू आरजू जी। आपका चैनल आपका तो मतलब इट्स लाइक अ फैमिली टू मी, सो थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि होली है तो हमारे यहाँ कहते हैं बुरा ना मानो होली है। पुरानी बातें भूलते हैं और आदमी जो है हाँ, एक एंजॉय करता है होली के सेलिब्रेशन को। तो बच्चे भी हमारे यहाँ आए दरवाजे पे और उन्होंने कहा कि सर आपको खेलना पड़ेगा, आप बिना होली खेले नहीं रह सकते। तो फिर होली भी खेली। और अब इट्स अ गुड थिंग। आपको भी रमजान की बहुत बहुत बधाइयां और अग्रिम में आपको ईद की भी बहुत बहुत बधाइयां। बहुत शुक्रिया। बल्कि मैंने तो कब से व्हाइट ड्रेस जो है वो नया लेकर रखा हुआ था कि मैंने कहा चलो होली पे पहन के जाएंगे, क्योंकि वो कलर जब खेलते हैं तो व्हाइट ड्रेस जो है उसमें ही मजा आता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे और करेंगे तो सही क्योंकि हमने सेलिब्रेट तो करनी है। मैं, मेरे साथ जितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हम इंडियन एम्बेसी जाया करते हैं, हम सबको बड़ा इंतजार था। बल्कि हम थोड़ा-सा परेशान भी थे कि वो असद तूर हमारे एक साथी जो हैं वो अरेस्ट हुए हुए थे, तो हम कह रहे थे यार असद नहीं आया तो फिर होली कैसे खेलेंगे? असद कहेगा अच्छा मैं अंदर था, ये होली खेल रहे थे। तो शुक्र है असद भी बाहर आ गए। तो अब मैं रात को ज़रूर पता करूँगी कि क्या है और क्या नहीं है, वो मुझे बाहर आ अपनी गए, आप उनको वापस से अंदर भेजने का जुगाड़ कर रही हैं, ऐसा नहीं, मत नहीं, नहीं, कीजिए। सर होली खेलने तो थोड़ी कोई अंदर जाता है। हमने तो लास्ट ईयर भी खूब खेली थी। तो हम आज आपसे जैसे बात करेंगे, यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर की बात करेंगे जो कि इंडिया में आए हैं, और उसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी समिट जो है साउथ कोरिया में, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों पे आप आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी समिट कहीं भी हो, डेमोक्रेसी एक अच्छा आइडिया। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों को ये ना एक अच्छा आपने टॉपिक उठाया और खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजंस पाकिस्तान में लोग डेमोक्रेसी समझ ही नहीं पा रहे। वो डेमोक्रेसी को किसी तरीके का इलेक्शन से गवर्नमेंट बनाने के प्रोसेस को डेमोक्रेसी कह रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी के कई अंगों में से एक छोटा सा प्रोसीजरल अंग है। सब्सटेंटिव भी नहीं है, हम इसको कहते हैं प्रोसीजरल पार्ट है डेमोक्रेसी को। देखिए क्या होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नाम है फ्रीडम का, आजादी का, स्वतंत्रता का। किस चीज की फ्रीडम? कि जो चाहे हम वो कर सके, अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे हम जी सके, ये निर्धारण करने का काम हमारा है। और हमारे जीवन के इन निर्णयों में कि हम कैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, स्टेट का इंटरफियरेंस कम से कम हो, लीस्ट इंटरफियरेंस हो, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि जमहूरियत जिसको आप कहती हैं, उसमें आपको एक समझिए स्टेट का रोल मिनिमाइज हो जाता है। स्टेट का रोल एक समझिए देखता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसका मेन रोल कुछ बचता नहीं है, सारा रोल बच्चे अपने आप से निभा रहे होते हैं। ये जो डेमोक्रेसी समिट है, एशिया में डेमोक्रेसी की बहुत जरूरत है, खासकर हमारे रीजन में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे रीजन में इंडिया को छोड़ के कोई भी जेन्युइन डेमोक्रेसी है ही नहीं। और हम एंड इंडिया अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर एजेस वी हैव बीन डेमोक्रेट। हमने सबको खुशी से, आपको जो रिलीजन चुनना है चुन लीजिए, जो भगवान चुनना है चुन लीजिए, जो आपको जीवन शैली चुननी है चुन लीजिए, जैसी भाषा बनानी है बना लीजिए। हमने किसी को सबसे नहीं रोका, इसीलिए भारत का समाज इतनी विविधताओं से भरा हुआ समाज है। डेमोक्रेसी का मतलब सुन लीजिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्लूरैलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हिस्ट्री। डेमोक्रेसी का मतलब होता है नेशन स्टेट। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वलिटी फॉर ऑल। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, वीक स्टेट। ये है डेमोक्रेसी जी।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अजीब सी बात यह है कि पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड नहीं था। हालांकि हमारे यहाँ आजकल हम कहते तो यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मगर फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। इसके ऊपर भी खैर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में तो काफी टाइम से जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं है, मगर फिर भी एनीवे पता नहीं क्यों उन्होंने पाकिस्तान को उस लिस्ट में नहीं रखा। लेकिन आपके ख्याल से जो यूक्रेन की अगर हम बात करें, उनके भी जो है वो उनके यहाँ से भी लोग आपके यहाँ आए हैं, और कहा ये जा रहा है जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं इंडिया में आने वाले, बल्कि नेक्स्ट वीक आएंगे शायद, तो उन्होंने जी इनवाइट भी किया है मोदी जी को। और ये एक तरह से एक और सक्सेस है भारत के लिए कि इस तरह से, बल्कि पुतिन ने भी किया है। वो जो रशियन प्रेसिडेंट बने अभी दोबारा से, वो भी बड़े पक्के बने। वो मुझे लग रहा है हमेशा वही रहेंगे। वो चाइना के प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने भी चेंज नहीं होना। वो भी चाइना वाला भी चलता जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ये भी इनके साथ भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि ये मेरे ख्याल है फिफ्थ टाइम जो है पुतिन साहब बने, है ना? फिफ्थ, फाइव हो गए, हाँ, फाइव टाइम्स हो गए, हाँ फिफ्थ हो गए। हम्म, तो फिर सर क्या देख रहे हैं आप इन इन दोनों कंट्रीज में, अगर मोदी जी जाते हैं विजिट को, और साथ साथ ये कि क्या उससे फायदा होगा भारत को? हाँ, इस प्रश्न का हम जवाब देते हैं, मगर इससे पहले आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया। तो मतलब मैं सीरियसली आपको, एक नॉर्मल पाकिस्तानी या आप जैसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि आप डेमोक्रेसी हैं सच में? भाई मैंने बार बार कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक या इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो अगर आप इस्लामिक हैं तो आप क्यों डेमोक्रेसी में जाना चाहती हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। आप ओआईसी के मेंबर हैं और आपका डिजायर है हम वहां चले जाएं, क्या नाम है, डेमोक्रेसी समिट में। कैसे हो सकता है? ये आग और पानी दोनों कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आरजू जी ये बता दीजिए। ये परम ज्ञान तो हम पाकिस्तान के किसी भी आदमी से सीखने को तैयार है। या तो आप इस्लामिक हो सकते हैं या तो आप डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, ये लिख के रख लीजिए। और जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक चलिए जैसा चल रहा है हम लोग चलाते रहेंगे। आगे आते हैं हम। जो पुतिन साहब के, ये जो सबसे पहले जो यूक्रेन के वो आए हैं, क्या नाम है, फॉरेन मिनिस्टर, उनको जो हमने पढ़ा न्यूज, और आपने ही भेजा था मुझे उस न्यूज को, जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से इनको जनवरी 2024 में उन्होंने बुलवाया था, एस जयशंकर साहब ने, जो उनके काउंटर पार्ट है। तो वो इसलिए उनसे मिलने आ रहे हैं। और ये जो टाइम चुन के रखा गया, मुझे लगता है वो टाइम जानबूझ के ऐसा रखा गया था, क्योंकि पुतिन साहब जो अपना 6th टर्म शुरू करने वाले हैं उसमें वो ये चाहते हैं कि इस वॉर से तो वो निकले, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि या तो शायद रशियन ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, या तो रशियन जो है रिसोर्सेज इतने डिप्लीट हो रखे हैं कि अब इस वॉर को और आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोई इसमें गेन नहीं होने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि जिसे कह दीजिए ह्यूमन रिसोर्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है रशियन आर्मी में कि इंडिया के लोगों को बहला के फुसला के दूसरे नाम के जॉब पे ले जाने की जगह उनको मिलिट्री में डाल दिया है, उनको बैटल फ्रंट्स पे जाकर के तैनाती दे दी है। वो बच्चे, मैंने कल कुछ दिन पहले देखा था, नेपाली बच्चों ने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमें निकालो। उसके बाद कुछ इंडियन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था मोदी जी से कि हमें यहाँ से निकालो। तो आप समझ सकते हैं कि रशियन आर्मी के पास न तो अब हथियार बचे हैं और न ही इंसान बचे उन हथियारों को चलाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जो लोग वॉर को समझते हैं कि आज के जमाने में वो वॉर से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, उसने ये दिखा दिया कि वॉर इतना आसान नहीं होता। वॉर लड़ने के लिए आदमी मिलने मुश्किल हो जाते हैं, मशीन मिलनी मुश्किल हो जाती है। और तो मुझे ये लगता है कि पुतिन साहब, ये मेरा कंजेक्चर है आरजू जी, मैं पहले बता दूं कि पुतिन साहब ने पहले ही मोदी साहब से कहा गया होगा, क्योंकि अभी आपको पता है सीएनएन में ये रिपोर्ट आई थी कि मोदी साहब के कहने पर पुतिन साहब ने न्यूक्लियर अटैक का इरादा छोड़ दिया था, जो कि वो करना चाहते थे यूक्रेन के ऊपर, जब उनको पहला सेटबैक लगा था नेटो से जो सप्लाई आई थी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की। उसके बाद जिस तरीके से इनको पीछे खदेड़ा गया था, वो उनको बहुत इनके अहम पे चोट लगी थी। एंड ही वाज सीरियसली थिंकिंग ऑफ यूजिंग द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप समझिए। और वो जो फेमस बायलैटरल स्पीच है, जो कि आज एक समझ लीजिए कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ही बन गया है, मोदी जी का स्टेटमेंट, जब उन्होंने कहा पुतिन साहब को कि भाई देखिए, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का युग नहीं है, युद्ध का युग खत्म हो चुका है। तो उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी को पुतिन साहब ने कहा होगा कि देखिए, हमारा एक बार ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, इलेक्शन के बाद मेरे पास से फिर से 6 साल के लिए टर्म आ जाएगा,
आप उसके बाद मध्यस्थता करवाइए, आप बुलवाइए उनको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुतिन साहब किसी और पे भरोसा करेंगे, इंक्लूडिंग चीन। हालांकि चाइना ने उनकी बहुत मदद की इस वॉर को लड़ने में, लेकिन चाइना जो है वो एक अच्छा वो नहीं हो सकता, समझ लीजिए कि गुड ऑफिसर्स प्रोवाइड करने में चाइना इनकेपेबल है। और मोदी जी की जो विश्वसनीयता है वो इतनी स्ट्रांग है कि पुतिन साहब उन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पुतिन साहब के कहने पे ये एक बैकडोर वो शुरू हो चुका है कि कैसे रिकंसिलिएशन दोनों ओर में कराई जाए, क्योंकि वो बोल रहे हो, वो बोलेंगे, बात करेंगे जयशंकर साहब पुतिन साहब के बिहाफ पे कि ये ऑफर है, आप क्या कह रहे हो, आप कितना आओगे, फिर उसके बाद वो कहेंगे कि हम इतना आएंगे। जब एक मिनिमम कॉमन ग्राउंड हो जाएगा तब दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे, और जो वेन्यू है जहां पे ये सारी की सारी आर्बिट्रेशन होगी, सीट ऑफ सेंटर जिसको सीट ऑफ आर्बिट्रेशन कह लें, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली भारत है। मोदी साहब एक ऐतिहासिक किरदार निभा रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कैटेस्ट्रॉफी यूक्रेन रशिया वॉर को समझ लीजिए इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए या पीस ट्रीटी तक पहुंचाने के लिए मोदी साहब का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। और ये जो मीटिंग हो रही है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर साहब की एस जयशंकर के साथ, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सर आपने कहा कि बल्कि मोदी जी ने कहा था बिल्कुल कि जी ये इस वक्त जो है वो वॉर का ज़माना नहीं है या उस नहीं होनी चाहिए, इस किस्म की बात की गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि यूक्रेन रशिया भी लड़ते चले जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही कहानी इनकी। साथ साथ इसराइल और हमास या इसराइल और फ़लस्तीन की भी हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी टेंशन बनी हुई है। कई दूसरी कंट्रीज में जो है लोग लड़ रहे हैं, वॉर चल रही है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। आखिर ये कंट्रीज जो है आपके ख्याल से इनको क्यों समझ नहीं आ रही कि ये बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए क्यों अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंसेस हैं उनको नहीं हैंडल करते? ये सारी वो कंट्रियां हैं जो डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो रहे हैं, उन कंट्रियों में हो रहे हैं। अगर आप एक स्टडी करें कि जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है जहां लड़ाइयां हो रही हैं, वो सारी कंट्रियों की जो खास बात है ये सारी डेमोक्रेसी नहीं है, बारिंग इसराइल को छोड़ के कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में वॉर हो रहा है, क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं है। रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, रशिया क्या डेमोक्रेसी है? शैम डेमोक्रेसी है। एवरीवन नोज कि पुतिन साहब इस बार 86 यानी 86.5% का वोट लेकर के वो प्राइम प्रेसिडेंट बने। भैया इतना वोट नहीं मिलता है किसी को, उनके अपोनेंट्स को 3-4% वोट मिला। ये कौन करता है ऐसे? ये क्या डेमोक्रेसी है? ये संभव ही नहीं है कि कोई 86% अप्रूवल रेट हो जाए, 60-70% हो जाए, वो लीडर फिनोमिना होता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आप देख रही हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? देखिए वॉर क्या होता है आरजू जी, बहुत सिंपल भाषा में, जब आप कोई बात मनवाना चाहती हैं किसी से, या आपके बीच में विवाद चल रहा है और आप अपने विवाद को, अपनी बात को रख नहीं पाते, या आपका पक्ष जो है वो कमजोर है, तो आप ताकत का यूज करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपके पास कोई लॉजिक नहीं है या आपका तर्क बहुत कमजोर है। तो आप जब ये पता होता है कि तर्क से हम नहीं जीत सकते और एक ही तरीका है जीतने का, वो है युद्ध या फोर्स या ताकत जब भी आती है, अगर वो ताकत दो तरीके की होती है, फोर्स दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोएक्टिव फोर्स और एक होता है डिफेंसिव फोर्स जो सेल्फ डिफेंस में किया जाता है। तो ये सारी डेमोक्रेसी नहीं है, इनको आदत नहीं है अपनी बात सुनने के अलावा, ये सिर्फ अपने आप को सही समझती हैं, ये क्रिटिसिज्म सुनने के लिए आदी नहीं है, किसी भी तरीके का डिसेंट इनके यहाँ अलाउड नहीं है। तो दीज कंट्रीज नो ओनली वन थिंग कि अगर इन्होंने कुछ कह दिया और दूसरा बात नहीं मान रहा तो उसके ऊपर चढ़ाई कर दो। बिकॉज सर टेंशन तो, सर सॉरी आपकी बात करते, लेकिन टेंशन तो चाइना और भारत के बीच में भी रहता है, और वहां पे भी लद्दाख में और कई जगह पे हमने देखा है कि कई बार झड़प भी हो जाती है, थोड़ा बहुत मतलब एक दूसरे के ऊपर अटैक भी होते हैं। तो चाइना डेमोक्रेसी कहाँ है? भारत अगर तो है ना, अगर भारत को इंडिया रेजिस्ट करता है इसीलिए वो अटैक नहीं करते ना, वरना तो गलवान में जो हुआ था उसके ऊपर कोई और अगर डिक्टेटरशिप होता तो लड़ जाता। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लड़े क्योंकि यहाँ पे जनता को देखना पड़ता है कि भाई आप वॉर में जाएंगे, टैक्सेस लगेंगे, रेट ऑफ लाइफ हाई, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा, बच्चों को, लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे, गवर्नमेंट के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब अगर कोई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की है नहीं कि लोगों को भूखे मरना है, मरते रहो, हमारी अना का सवाल है, हम तो घुस जाएंगे जाकर के, तो लोग घुस जाएंगे। इसलिए यहाँ पे पब्लिक माहौल बिल्डअप करना पड़ता है,
तो आप जैसे चाइना से लोगों ने लड़ाई लड़ी, चाइना का जो एक्सपोर्ट था इंडिया में उसको लोगों ने स्वेच्छा से कर दिया डंप, चाइनीज माल को खरीदना बंद कर दिया लोगों ने। दीपावली पे और होली पे जिसमें चाइना के माल की बम्पर सेल होती है वो 60-70% तक उन्होंने नीचे ला दी लोगों ने लड़ाई लड़के। तो पॉइंट ये कि डेमोक्रेसीज में लोगों का मन चलता है। आप डेमोक्रेसी में इतनी जल्दी वॉर पे नहीं जाते क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोग्रेस आपने की है साइंटिफिक, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चरल, वो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हाथ पांव फूल जाते हैं। और प्लस आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि व्हाई आर यू गोइंग टू द वॉर। अब चाइना का क्या है, चाइना को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है, वो तो चढ़ा है, उनको लगा कि इंडिया दब जाएगा, इंडिया दबा नहीं, लोग प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हो गए। चाइना का वही हाल है ना जो यहाँ पे टीटीपी का हाल है पाकिस्तान में, कि वो कहते हैं जी ये एरिया भी हमारा है और ये एरिया भी हमारा है। चाइना भी यही कहता रहता है ये एरिया हमारा है और ये एरिया भी हमारा है, दोनों एक जैसे नहीं बिहेव कर रहे। तो दोनों ही डेमोक्रेसी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बात जैसे आपने कहा डिप्लोमेसी, टॉक, बातचीत, ये नहीं लोगों की आदत है, ये सिर्फ अपनी बात बोलते हैं। ये हमने बोल दिया मान लो, तुम बहस नहीं कर सकते, तुम डिबेट नहीं कर सकते, तुम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। क्वेश्चन उठाओगे तो हम कह देंगे कि तुम तो ब्लास्फेमी कर रहे हो या ये कर रहे हो। सो ये माइंडसेट होता है कि द ओनली थिंग माई वे और हाईवे, माइट इज राइट, ताकत का दम है, हम तुमको कुचल देंगे बस। तो इसलिए ये आप देख लीजिए, मैं आपको फिर कहता हूं, आप एक स्टडी कीजिए, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो डेमोक्रेसीज नहीं है। डेमोक्रेसीज शुरुआत नहीं करती हैं कॉन्फ्लिक्ट की, डेमोक्रेसीज अपने विवादों को सुलझाने के लिए कोर्ट्स में जाती हैं। डब्ल्यूटीओ का फोरम है, अगर ट्रेड का आपका डिस्प्यूट है डब्ल्यूटीओ का फोरम है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट है तो आईसीजे का फोरम है, दूसरे कोई डिस्प्यूट है तो इक्सिड का फोरम है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, गुड ऑफिसेज है, नेगोशिएशन है, 50 चीजें वो लोग करते हैं, पर वॉर में नहीं जाते। लेकिन जो डेमोक्रेसीज नहीं होती है उनको पता है कि सिर्फ ताकत के दम पे हम मनवा सकते हैं, क्योंकि और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि और कहीं हम अपनी बात रख ही नहीं सकते, रखेंगे तो वो हम हार जाएंगे, इसलिए दे गो टू वॉर अपनी बात मनवाने के लिए। सर अब साइंस में लोग आगे जा रहे हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। आपको लग रहा है कि दुनिया कुछ बेहतर हो रही है? ठीक है, डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त जो माहौल है पूरी दुनिया का, क्या वो बेहतरी की तरफ जा रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं, लोग पढ़ लिख कर भी बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हैं? दुनिया पहले से बहुत बेहतर हो गई है आरजू जी। अब मेरे पास अभी अनफॉर्चुनेटली डेटा नहीं है, यदि आप पिछले 100 साल का डेटा निकालें तो 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के और 1950 तक दुनिया की आधी आबादी को तो लोगों ने वॉर में मार दिया था। आज कितनी डेथ्स होती हैं वॉर में? सबसे ज्यादा जो डेथ आज की डेट में कहीं हो रही है तो वो है शायद इजराइल में, जहां 12-15 हजार लोग मारे जा चुके हैं। और बाकी यूक्रेन में भी इतनी डेथ नहीं हुई है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में अगर मैं आपसे देखूं कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में टोटल कैजुअलिटी कितनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई 15-20 हजार के आसपास के ऊपर गई होगी। ये जो हमारे पास इस समय है रिपोर्ट स्टैटिस्टा का, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर जो है वो है द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वेरीफाइड ए टोटल ऑफ 30,400, यानी 30,457 लोग मारे जा चुके हैं ड्यूरिंग रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। Of them 19,875 people were reported to have been injured, यानी कैजुअलिटी में 30,457 कैजुअलिटी हुई है, जिसमें से कि 20 हजार लोग समझ लीजिए करीब करीब वो लोग घायल हुए हैं सिर्फ। तो यानी 10,000 लोगों की डेथ हुई है ये जो पिछले 2 साल से ये वॉर चल रहा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, तो कोई बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप 1900 से लेकर के 1950 तक का कैजुअलिटी देखेंगे तो अकेले रशिया में 30 मिलियन लोग मारे जा चुके थे, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच बेटर प्लेस एंड द वर्ल्ड विल कीप ऑन बिकमिंग अ बेटर प्लेस। ये लोग जो आज से 50 साल पहले एक दूसरे को मार डालते थे, जो यूरोप 1916 में लड़ाई पे गया और उसके मुश्किल से 20 साल के अंदर दोबारा लड़ाई में चला गया, दो वर्ल्ड वॉर 20 साल के अंतर में हो गया, वो यूरोप आज लड़ना नहीं चाहता। यूरोप खत्म होने को तैयार है, लेकिन
यूरोप लड़ना नहीं चाहता। यूरोप ने रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं इंटरफियरेंस किया, जबकि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो खाली इसलिए हुआ था कि सर्बिया के किंग की किसी ने हत्या कर दी थी और सारी की सारी कंट्रियां उसमें घुस पड़ी थी। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डेमोक्रेसी है। और दूसरा, यूएन चार्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। यूनाइटेड नेशन चार्टर ने जो प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर बनाए, उसके जो चौथा प्रिंसिपल है आर्टिकल 2 के अंदर में 1, 2, 3 है, उसमें है कि आपको अपने सारे डिस्प्यूट एमिकेबली रिजॉल्व करने पड़ेंगे। चौथा जो उन्होंने प्रिंसिपल बताया है वो ये है कि यूज ऑफ फोर्स यानी कि वॉर इज नॉट अ लेजिटिमेट इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी। इंटरनेशनल रिलेशन में वॉर का स्थान खत्म हो चुका है। यदि आप वॉर करेंगे तो दुनिया आपके ऊपर मिलकर अटैक करेगी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है, बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। सिर्फ कुछ फ्लैश पॉइंट बचे हुए हैं, वो भी सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर, दुनिया बेहतरी की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आप माने या ना माने। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।